हाँ साथियों नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे छोटी सी वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा जो वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, देश के संवैधानिक प्रधान हैं, कार्यपालिका की संपूर्ण कार्यप्रणाली राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तीनों सेना के मालिक राष्ट्रपति होते हैं, प्रमुख होते हैं। अब इनकी योग्यता के बारे में हम चर्चा देखें तो भारत का राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो कहने ये लाभ का पद का मतलब ये हुआ कि वो किसी सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त ना हो और उसका लाभ नहीं लेता हो। वैसे यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये के पद पर हैं या संघ अथवा राज्य के किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, सिर्फ सरकारी सेवक के रूप में ना हो। अब देखा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए की क्या रीति है, तो इसके लिए निर्वाचक मंडल होता है जो अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है, जिसके तहत में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ये भी राष्ट्रपति जनता के माध्यम से ही चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जैसे इसमें चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जो जनता लोकसभा, राज्यसभा को डायरेक्ट वोट दे करके सदस्यों को चुनती है और राज्यसभा का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जैसे विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा जनता के अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा और विधानसभा जनता के प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं। अतः ये तीनों राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब नवीनतम एक व्यवस्था के अनुसार से ये अपनाया गया है कि अब जितने हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें से पुडुचेरी की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी ये राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया है। अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके समर्थन में 50 से सदस्य उसके नाम को प्रस्ताव के रूप में पेश करेंगे, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और 50 सदस्य अनुमोदक होनी चाहिए। जो 50 सदस्य के लोग राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो नाम प्रस्तावित किए हैं उसका समर्थन, अनुमोदन करने के लिए 50 सदस्य और होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद में एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति जो है सो एक लिमिटेशन के साथ में, बाउंडेशन के साथ में राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते एक व्यक्ति, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक, वैचारिक शक्ति के आधार पर वो कितना बार भी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीत करके पद पर रह सकते हैं। अब क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो अनुच्छेद 55 में। अब इसका
निर्वाचन की जो पद्धति है कुछ अलग पद्धति है, जिसे निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में छोटी सी वीडियो हम बना करके बहुत जल्द अपलोड कर देंगे और इसके निर्वाचन पद्धति को जानेंगे। अब आगे क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। कहने मतलब ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद होता है, चुनावी जो रीति रिवाजें होती हैं, नियम होते हैं, यदि उसमें किसी तरह से समस्याएं आती है, लोगों संदेह के घेरे में आता है, कोई प्रश्न उस पर उठा देता है, तो विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका समाधान, उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। यदि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया और उसको जाकर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दिया, तो इसका समाधान उच्चतम न्यायालय करेगा। लेकिन इसके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वह अवैध घोषित नहीं होंगे। कहने मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के चुनाव को जाकर के कोर्ट में चुनौती दिया, अब वो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में तकरीबन 1 साल लग गए। अब 1 साल तक जो राष्ट्रपति के पद पर जो बने हैं और उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, उनके हस्ताक्षर से जितने बिल, जितने विधेयक, एक्ट बने हैं, अधिनियम बने हैं, वो कभी भी अमान्य नहीं होंगे, वो अवैध नहीं होंगे, वैध ही होंगे और मान्य ही होंगे। साथ ही साथ और सारे जितने राष्ट्रपति के नाम से जो कार्य होते हैं सारे मान्य माने जाएंगे, वैध ही माने जाएंगे। तो ये हो गया। अब कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56। कहने मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब चुनाव होने बाद में पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति रहते हैं। तो जब फिर 5 वर्ष कंप्लीट होने के पहले तक राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, लेकिन किसी कारण से यदि चुनाव में कुछ दिन तक विलम्ब हो गया, लेट हो गया चुनाव परिणाम आने में, तो वो राष्ट्रपति जो हैं सो उस पद पर बने रहेंगे जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेते। तो जो अनुच्छेद 56 में ये दिया हुआ है। हो सकता है कि वो उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं जो पहले से राष्ट्रपति हैं वही दोबारा चुनाव लड़े हैं और वही आकर के बन जाए, या तो कोई दूसरा उम्मीदवार जीत करके राष्ट्रपति का पद ग्रहण करें। तो जो पहले वाले जो राष्ट्रपति हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नया उम्मीदवार जीत करके, राष्ट्रपति चुनाव जीत करके पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक बने रहेंगे अनुच्छेद 56 के तहत। अब पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती। कहने मतलब यह है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद में उनको पद की शपथ ग्रहण लेना पड़ता है, जो भारत के CJI मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। यदि वो नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं, तो उन्हें जो है सो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे उनके सम्मुख, मतलब वही उनको शपथ ग्रहण दिलवाएंगे। तो ये हो गया राष्ट्रपति से संबंधित एक छोटी सी वीडियो। और साथ ही साथ और इसका जो वीडियो है राष्ट्रपति से संबंधित, वो छोटा छोटा वीडियो बना करके हम बहुत जल्द अपलोड कर दिया करेंगे। धन्यवाद साथी।